पोलराइजेशन क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर जो है इधर की तरफ जेड एक्सिस बोले हम लोग, और इधर एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस बना दी। तो लाइट जो है इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, जेड एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो सकता है, तब लाइट जेड एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सारा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन लिखते हैं इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा, इस तरीके से। तो पोजीशन और टाइम के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और सब परपेंडिकुलर एक दूसरे के, प्लस π/2। इस तरीके से फेज डिफरेंस π/2 है दोनों के बीच का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और लाइट इनके परपेंडिकुलर ट्रेवल प्रोपगेट करती है। तो लाइट वेव propagates perpendicular to the mutually perpendicular electric and magnetic field. Mutually perpendicular electric and magnetic field. Magnetic field. तो हम अगर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस की तरफ है जो कि जेड के परपेंडिकुलर है, तो जेड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। इस प्लेन में जितना होगा, इसके परपेंडिकुलर है ये जेड एक्सिस। जैसे ये प्लेन है, मान लीजिए कि ये प्लेन है और लाइट इधर जा रही है आपकी तरफ, इस तरफ लाइट जा रही है, आपकी तरफ लाइट जा रही है। तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारा डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। और लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ये सारे डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, और लाइट ऐसे प्रोपगेट कर रहा है। तो मेनी डायरेक्शंस which are perpendicular to the propagation of light, लाइट का वेलोसिटी आपकी तरफ है, तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सारा डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो सकता है। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब क्या है कि मान लीजिए अनपोलराइज्ड लाइट आपने पास कराया, अगर इसमें से किसी खास डायरेक्शन, मान लीजिए इसको आपने वाई डायरेक्शन बोला है इस वाले को, और इसको जेड डायरेक्शन बोला है, तो वाई डायरेक्शन के जो जो जेड के परपेंडिकुलर है, और लाइट अनपोलराइज्ड लाइट दिए किसी पोलराइड से, और किसी एक डायरेक्शन के वाला ही लाइट इसमें से पास किया, तो इस लाइन पे सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के पैरेलल वाला ही सिर्फ पास आया, एक ही डायरेक्शन वाला लाइट लिखना, मतलब जेड के डायरेक्शन वाला, तो उसको बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड या वाई डायरेक्शन वाला। ये वाई एक्सिस को बोले थे। इसके परपेंडिकुलर जो है जितना भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वाला लाइट खाली यहाँ से इस पे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकला किसी पोलराइड से, किसी खास डायरेक्शन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज
लाइट या लिनियरली पोलराइज लाइट बोलते हैं। अब उसमें जो एक प्लेन बनेगा उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। उसका डायग्राम जो रफ डायग्राम हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सारे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। इन सब के परपेंडिकुलर है ये जेड डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक वाला ये वाई एक्स डायरेक्शन वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी सब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास डायरेक्शन वाला इस तरह से अरेंज हो जाए, तो इसको बोलेंगे कि इस पिक्चर को बोलेंगे कि लाइट इज पोलराइज्ड इन एक्स डायरेक्शन। और ये एक्स और जेड एक्सिस से जो प्लेन बना ये एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन वाला जो है उसके पैरेलल लाइट इस तरह से किसी खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सज जाए, किसी खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज हो जाए, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन हो गया, लाइट पोलराइज्ड है। इसको इस तस्वीर के हिसाब से अभी जो लिखा हुआ है, लाइट इज पोलराइज्ड इन, लाइट इज लिनियरली पोलराइज्ड, लाइट इज लिनियरली पोलराइज्ड इन एक्स डायरेक्शन। ऊपर एक्स लिखे हम लोग, इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाला सारा अरेंज हो गया है, तो उसको बोलते हैं लाइट इज पोलराइज्ड इन एक्स डायरेक्शन। एंड द प्लेन एक्सजेड प्लेन हुआ ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्स एक्सिस से मिलके हुआ। इस तस्वीर के हिसाब से एक्सजेड प्लेन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। XZ plane is the plane of polarization. XZ plane is the plane of polarization. फिर से बता देते हैं एक बार। हम लोग जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है, प्रोपगेट करती है। तो इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे डायरेक्शन में हो सकता है और उसके परपेंडिकुलर ये लाइट का डायरेक्शन हुआ। तो इस लाइट को, ये जो तस्वीर बनाई ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मौजूद है, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन किसी खास डायरेक्शन में लाइट अगर अरेंज हो जाए, तो मान लीजिए ये वाला जो था ये, इसको वाई डायरेक्शन का बोलते हैं या एक्स डायरेक्शन का लाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और वही वाला लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला जो है इस तरीके से अरेंज हो जाए, तो बोलेंगे कि लाइट पोलराइज्ड हो गया। पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण। जैसे वोटिंग वगैरह सब होता है तो खास वर्ग वाला एक ग्रुप एक तरफ हो जाता है और दूसरा वर्ग वाला दूसरे तरफ हो जाता है। एक पार्टी को वोट देता है, दूसरा वर्ग वाला दूसरे पार्टी को वोट देता है, तो कोई जीत जाता है, हार जाता है, तो हम लोग बोलते हैं वोट का ध्रुवीकरण हो गया। तो उसी तरीके से खास डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज हो गया अगर ऐसा, तब इसको बोलते हैं पोलराइजेशन हो गया। और इस जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज हुआ है उस डायरेक्शन में बोलते हैं लाइट इज लिनियरली पोलराइज्ड। ये एक्स डायरेक्शन लिखा हुआ है तस्वीर में, और एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सब अरेंज हो गया इधर, तो बोलते हैं लाइट इज पोलराइज्ड इन एक्स डायरेक्शन। और ये जो एक्स वाई एक्स जेड से प्लेन बना, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। किसी खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंज होना। लाइट वेव प्रोपगेट्स परपेंडिकुलर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ light, if electric field is arranged in a specific direction, say x direction, then we say that light is polarized, light is linearly polarized in that direction. Light is linearly polarized in that direction. एक खास डायरेक्शन में सज जाना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन दैट डायरेक्शन, वो पोलराइजेशन कहलाता है।
इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो लाइट ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइजेशन शो करेगा। साउंड वेव में पोलराइजेशन शो नहीं होगा क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो पोलराइजेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि लाइट के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रहा है, लाइट का वेलोसिटी इधर कितना है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड सजा हुआ है। तो ये एक्स वाई प्लेन में कोई सर्किल बना दिए, उस प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में हो सकता है। अब इनमें से एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अरेंज हो गया है एक जेड एक्सिस पे, तो इसको बोलते हैं कि लाइट लिनियरली पोलराइज्ड है एक्स डायरेक्शन वाला, और इससे जो प्लेन बना है एक्स जेड प्लेन, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। तो अनपोलराइज्ड लाइट, इन जनरल लाइट अनपोलराइज्ड होता है। तो पोलराइजेशन कराने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल का नाम होता है पोलराइजर या पोलराइड्स। उसका यूज करके हम लोग जो है पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करते हैं। तो पोलराइजेशन कैसे कराते हैं, तो मेथड ऑफ पोलराइजेशन, तो देखिए मेथड ऑफ पोलराइजेशन, और पोलराइड्स के थ्रू करवाते हैं या उसको पोलराइजर के थ्रू करवाते हैं। A polarized light can be obtained, polarized light can be obtained by using a material known as polarizer या polarizer, पोलराइजर के थ्रू हम लोग प्राप्त करते हैं। अब इसमें के खास तरीके से पोलराइजर सब जो है खास तरीके से बना होता है, बहुत सारे कार्बन्स का चेन होता है, और उस चेन के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन को पास एक्सिस बोलते हैं। तो सर्कुलर प्लेट की तरह, सर्कुलर के डिस्क की तरह पोलराइजर को दिखाते हैं। अब इसमें एक खास एक्सिस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लाइट बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइट, वो बाहर निकल जाए। इस एक्सिस को बोलते हैं पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस, पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस। अगर मान लीजिए इधर इस साइड में आपने अनपोलराइज्ड लाइट दिया, इसके पास एक्सिस से के पैरेलल जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इससे बाहर निकले, इसको पोलराइजर बोलते हैं। पोलराइजर की मदद से हम लोग पोलराइज्ड लाइट, खास डायरेक्शन वाले लाइट को बाहर निकालते हैं, बाकी सारे जो है ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब कंप्लीटली पोलराइज नहीं होंगे। इसको बोलते हैं पास एक्सिस। कार्बन का चेन होता है, और ये एक चेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को पास एक्सिस बोलते हैं। पास एक्सिस के पैरेलल जितने भी होगा, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड of unpolarized light या electric field of unpolarized light which are parallel to the transmission axis or pass axis, parallel to the pass axis or transmission axis are transmitted through the polarizer, transmitted through the polarizer। इसलिए खास डायरेक्शन वाला ही लाइट निकल पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे
इसको नोट कर लीजिए। तो पोलराइजर की मदद से हम लोग पोलराइज लाइट प्राप्त करते हैं। ये मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है। अनपोलराइज लाइट है, जनरली अनपोलराइज लाइट होता है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। उसके सामने पोलराइजर रख देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के पैरेलल है वो इससे बाहर निकल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल से बनाते हैं। मान लीजिए इधर की तरफ आपका एक्स वाई प्लेन होगा और ये जेड एक्सिस है सब कुछ। तो हम लोग जो है एक्स वाई प्लेन में बना देते हैं ऐसे एरो करके लाइट, और डॉट बना दिया ये जेड एक्सिस वाले से। तो इस तरह से दो एरो करके हम लोग बना देते हैं। अनपोलराइज लाइट का ये सिंबल है, कुछ इस प्लेन में है और कुछ डॉट मतलब परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। अब ये है अनपोलराइज लाइट, ये ब्लैक डॉट जो बनाया है और ये एरो बनाया है। अब अनपोलराइज लाइट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसमिशन एक्सिस डाल देते हैं, एक पोलराइजर डाल देते हैं और ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो इस ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस उसको बोलते हैं। तो इसके पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये एरो वाला ऊपर या नीचे वाला, वो इससे पास कर जाएगा। इसके परपेंडिकुलर वाला जो होगा वो पास नहीं करेगा। इस एक्सिस के पास एक्सिस के पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो पास हो जाएगा। ये मतलब पोलराइजेशन इसका होगा। तो ये पोलराइज लाइट मिलेगा। और इसके बाकी दूसरे डायरेक्शन का मान लिया अनपोलराइज लाइट है, ये सब डायरेक्शन का है, ये सब डायरेक्शन का है, वो सब नहीं पास करेगा। सिर्फ इस प्लेन के पैरेलल वाला जो था, पास एक्सिस के पैरेलल वाला, वो इसे पास हो गया। इसको पोलराइज लाइट बोले, इसको पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो जो ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस के पैरेलल है वही वाला लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास कर जाएगा। इसका मतलब अनपोलराइज से पोलराइज लाइट हम लोग प्राप्त कर लिए। तो पोलराइजर की मदद से करते हैं। तो इसी में एक लॉ दिया गया, साइंटिस्ट का नाम था माइलस लॉ। माइलस लॉ ये बोलते हैं कि भाई अगर ये मान लीजिए इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, तो ये हर डायरेक्शन में था लाइट, अनपोलराइज लाइट है। तो एवरेज जो है, एवरेज करके हम लोग निकालते हैं, तो ये जो लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। फर्स्ट पोलराइजर से जो निकला, पोलराइजर से जो निकला उसका एवरेज इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2। अब ये जो लाइट अगर पास कराइएगा, फिर दोबारा जो है एक और हम लोग पोलराइजर ले लेते हैं, उसको एनालाइजर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एनालाइजर। या मान लीजिए इसका इंटेंसिटी था I1 और यहाँ पे जो निकला इंटेंसिटी आई नॉट, उसको I1 बाई 2 बोलते हैं। फर्स्ट पोलराइजर से पास किया अनपोलराइज लाइट का पूरा का एवरेज लेके निकालते हैं, 50% लिया जाता है, अनपोलराइज लाइट है। अब इसके बाद अगर आप पोलराइजर फिर रखते हैं और इसका पास एक्सिस मान लीजिए थीटा एंगल पे, इस एक्सिस के पैरेलल था ये, अब इसका पास एक्सिस थीटा एंगल पे ले लेते हैं, ये वाला हो गया पास एक्सिस। इसका पास एक्सिस ऐसा था, इससे पैरेलल लाइट निकल गया। अब पास एक्सिस इससे थीटा एंगल पे ले लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। और इसका इंटेंसिटी हम लोग दिए थे आई नॉट। तो अब जो लाइट निकलेगा, तो इसकी तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो, तो उसका इंटेंसिटी जो आई है, इन दोनों के बीच में लॉ दिया, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को बोलते हैं मेलस लॉ। अब पहला वाला 50% क्यों लेते हैं? क्योंकि अनपोलराइज लाइट हर एक डायरेक्शन में था, तो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज लेंगे हम लोग पूरा एक साइकिल में, तो हाफ आ जाता है। इसलिए ये वैल्यू आ गया था आई नॉट बाई 2। ये I1 था तो I1 बाई 2 आ गया था, जिसको हम लोग आई नॉट बोले। अब इस पोलराइजर में जाने के बाद इसमें हर डायरेक्शन में उपलब्ध नहीं है। अब ये ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ ये वाला पास एक्सिस बना है, दिस इज पास एक्सिस नाउ। पास एक्सिस के साथ ये इसका जो है एंगल, मतलब इन दोनों, ये पोलराइजर कला है, इसको जनरली एनालाइजर बोलते हैं, एनालाइजर।
तो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो जो इंटेंसिटी ये आई नॉट वाला एंट्री कर रहा था, तो नया इंटेंसिटी जो निकलेगा पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा और उसका इंटेंसिटी होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैलस लॉ बोलते हैं। तो पहला वाला जो है अनपोलराइज लाइट ऑल डायरेक्शन में है अगर, तो उसके बाद जो इंटेंसिटी होगा फर्स्ट वाले को आई नॉट I1/2 ले लेना है। अब इसके बाद ये लॉ लगाइए आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इस लॉ को बोलते हैं मैलस लॉ। अब देखिए इसी में थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, इस पास एक्सिस से 90 डिग्री पे होगा तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, मतलब लाइट नहीं उसमें से पास करेगी, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी 0 हो गया, वो लाइट पास नहीं करेगी। नोट कर लीजिए। ऑल डायरेक्शन में लाइट उपलब्ध है, पोलराइजर लगाया, जितना इंटेंसिटी था उसका आधा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ आ जाएगा, एवरेज वैल्यू लेते हैं। अब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, अब इसके साथ ये ट्रांसमिशन एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा एंगल वाला इंटेंसिटी यहां से फाइनल मिलेगा। अब फिर लगा दीजिएगा एक और, तो इसके साथ दूसरा वाला अगर थीटा एंगल पे, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो इंटेंसिटी अब निकलेगा उसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, अगर उसको बना के देखिए, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो पोलराइज लाइट निकालने का, प्राप्त करने का ये एक तरीका होगा। क्वेश्चन देखिए, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, intensity of transmitted light when a polarized sheet is rotated between two crossed polarites, is rotated between two crossed polarites। क्रॉस पोलराइड्स का मतलब हो गया 90 डिग्री, क्रॉस पोलराइड्स 90 डिग्री के थ्रू क्रॉस पोलराइड्स। तो अनपोलराइज लाइट इसमें से मान लीजिए पास कराया और यहाँ जो उपलब्ध हुआ आई नॉट हुआ, आई नॉट ऑब्वियस है उसका आधा होगा, तो यहाँ से काम करें हम लोग, अगर इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, फर्स्ट पोलराइजर से पास करने के बाद इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, उसको एक बार बनाइए, देखिए क्या आंसर आपका आता है। तो मान लीजिए कि लेट आई नॉट बी द इंटेंसिटी रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स बोला है, तो कुछ एंगल से रोटेट कर दिया। आई नॉट बी द इंटेंसिटी आफ्टर फर्स्ट पोलराइड। अब इसे नाउ let the angle between pass axis with the transmitted electric field, जो निकला है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, और दूसरा पास पोलराइड जो लगा है उस पास एक्सिस के बीच का एंगल इस थीटा। तो अब इससे जब पास करेगा तो हम लोग को इंटेंसिटी कितना मिलेगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन द फाइनल पोलराइड is at an angle 90 minus theta।
ओके, क्रॉस बोला था मतलब दोनों के बीच का फाइनल एंगल 90 हो जाए। एक को थीटा से रोटेट कर दिया, दूसरा के साथ उसका एंगल 90 माइनस थीटा तब हो जाए। 90 माइनस थीटा फ्रॉम द intermediate pull ride, then final intensity will be अब ये I के साथ हो जाएगा I नॉट cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, I डैश इतना हो जाएगा। तो I था I नॉट cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो फाइनल इंटेंसिटी ये मिलेगा I नॉट cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, I नॉट cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री डाल दीजिएगा तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। क्योंकि इसको अरेंज कर दीजिए, 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, 4 से नीचे, तो इसको साइन 2 थीटा के टर्म में आप लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करके मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लिख सकते हैं। एक जाति में बदल दीजिए साइन में, I नॉट बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा, तो थीटा 45 पे ये मैक्सिमम है। एक को 45 से फिर दूसरा 45 हुआ तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। पहला जो था फुल राइट उससे 45 पे दूसरा रखे और उसका तीसरा वाला फिर 45 पे रख दिए तो 90 पे रोटेशन हो गया। उसी को क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस मतलब ये हुआ इनिशियल वाला और फाइनल वाला पास एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री बोल रहा है। तो पहला एक्सिस ऐसा माने, दूसरा 45 पे, फिर दूसरा और 45 पे कर दिए, तो 2 बार पास किया। I नॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब ओरिजिनल वाला अगर आपको दिया हुआ है कुछ वैल्यू I1, तो I नॉट हो जाएगा I1 बाई 2। ऑल डायरेक्शन में लाइट अगर दिया अनपोलराइज लाइट तो I1 हो जाएगा आपका, मतलब I नॉट हो जाएगा जो पहला पोलराइज से पास करने वाले का बाद का नाम हम दिया I नॉट, नोट कर लीजिए। इस तरह से जितना आप पोलराइजर लगाते रहिएगा I नॉट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बार बार लिखते चले जाना, फाइनल इंटेंसिटी निकालते चले जाना। जैसे मान लीजिए 3 पोलराइज लगा दिए ऐसे, एक फिर दूसरा, थोड़ा तिरछा कर देते हैं, फिर तीसरा, इस तरह से आपको लगा दिया। मान लीजिए पहला वाला ऐसा है, इसके सामने में अनपोलराइज लाइट दिया हर डायरेक्शन वाला, इसका इंटेंसिटी I नॉट है, तब यहां से जो निकलेगा वो I नॉट बाई 2 आएगा, एवरेज ले लेंगे। अब इस ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ इसका एंगल मान लिया 30 डिग्री, ओरिजिनल वाले के साथ ये मान लिया 30 डिग्री बना रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 30 हो गया। तो यहाँ कितना निकलेगा, ये जितना है वो लिख दीजिए इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कर दिया, यहाँ पे वो आ गया। अब इसके साथ जो ये, अब इसका 30 डिग्री इधर था इसका पास एक्सिस, इसके साथ ये मान लिया 60 डिग्री बना दिया, और तिरछा कर दे, पूरा तिरछा कर दे इस तरह से, इससे 30 और इससे 60 बनाएगा तो ये पूरा क्रॉस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जो ये वाला आया था वो 30 पे आया था, उससे ये जो है फर्दर हो गया, मतलब ओरिजिनल से 90 डिग्री पे ये हो गया। इसके साथ कितना एंगल हो गया, इसके साथ 60 डिग्री एंगल हो गया, इस वाले के साथ ये 60 डिग्री हो गया, ओरिजिनल से 90 हो गया, इसको 30 कर दिए, 30 के बाद फिर 60 रोटेट करा दिए, ये I नॉट था तो I नॉट बाई 2, ये 30 है तो ये मिला। अब इसके बाद फाइनल जो यहाँ मिलेगा वो इतना इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कर देंगे, तो फाइनल इंटेंसिटी ये मिलेगा। समझ में आया, यस और नो? तब जितना लगाते जाएगा आप करते चले जाइए। पहला अनपोलराइज लाइट है तो वो इससे पास कर रहा है पोलराइजर से, तो एवरेज कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ होता है, इसलिए I नॉट बाई 2 लेते हैं। अब ये इस एक्सिस के पैरेलल वाला लाइट खाली निकल के आ जाएगा। अब इसका पास एक्सिस नचा दिया गया है, ये पास एक्सिस 30 डिग्री पे, तो ये जितना इंटेंसिटी मिला उसका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ पे इंटेंसिटी इस पास एक्सिस के पैरेलल वाला लाइट निकलेगा खाली,
इंटेंसिटी कम हो जाए, ऐसा वाला निकलेगा। अब इससे नचा दिया ये और इसके पैरेलल ये निकला, अब इससे ये वाला पास एक्सिस हो गया, अब ये पास एक्सिस कर दिया, तो इधर की तरफ 60 डिग्री का कंपोनेंट तो cos स्क्वायर 60 डिग्री आ गया, तो फाइनल इंटेंसिटी जो निकलेगा इतना मिलेगा। समझ में आया? यस और नो? ये फर्स्ट स्लाइड अनपोलराइज्ड था, तो सिंपल फॉर्मूला है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, लगाते चले जाना है, जितना पोलराइड देगा उतना बढ़ करते जाइए। इन दोनों के बीच का एंगल अब 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल 30 था, इन दोनों के बीच का अब 60 हो गया, इसलिए ये वाला एक्सिस ओरिजिनल पास एक्सिस और इसका पास एक्सिस दोनों क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो। इसका पास एक्सिस ये है, इसका पास एक्सिस ये है, इसका पास एक्सिस ये वाला है, 30 डिग्री पे है, इससे 30 पे है, इससे 60 पे वो है, मतलब इसके साथ वो 90 हो गया, इसी को क्रॉस पोलराइड बोलते हैं। तो वही जो अभी हम लोग इक्वेशन निकाले थे, अगर ये 45 डिग्री पे रहेगा, ये वाला पहला वाला, उससे 45 फिर 45, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसी को लॉ ऑफ मेलस बोलते हैं। दूसरा भी तरीका है पोलराइजेशन के लिए, पोलराइज्ड लाइट निकालने का तरीका, तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी देख सकते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस तरीके से भी पोलराइज लाइट, अनपोलराइज से पोलराइज लाइट आप ले सकते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, स्लैब है, और ये नॉर्मल हुआ इस पे, और इधर की तरफ इंसिडेंट लाइट आ रही है, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोल देते हैं हम लोग वाई एक्सिस, मतलब ये बोर्ड हो गया एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन में जो लाइट इधर आ रही है, तो इस प्लेन में कितना डायरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक? बहुत सारा हो सकता है जो इसके परपेंडिकुलर हो। जब बताए थे यही वाला प्लेन है, तो इसमें एक्स वाई एक्सिस में बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ऐसे लाइट चल रही है, इसके परपेंडिकुलर बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है, ऐसे लाइट आ रही है इंसिडेंट लाइट, इसके परपेंडिकुलर बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है। तो सारे डायरेक्शन का कंपोनेंट तोड़ लिए हम लोग, एक्स वाई प्लेन की तरफ ले आए, एक्स वाई प्लेन की तरफ ले आए, इसके परपेंडिकुलर रखना है, इसका कंपोनेंट भी इधर तोड़ लिए, इसका भी कंपोनेंट इधर तोड़ लिया, उसका भी कंपोनेंट इधर तोड़ लिया, इसका भी कंपोनेंट तोड़ लिया, नेट को दिखा देते हैं ऐसे, एक्स वाई प्लेन में तोड़ लिया और इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट वाले की। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट का बहुत सारा था इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे का कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन की तरफ तोड़ लिया, और कुछ कंपोनेंट जो था जेड डायरेक्शन में भी होगा, जेड डायरेक्शन को ये डॉट से दिखाते हैं, ब्लैक डॉट से। तो ये एरो बता रहा है एक्स वाई प्लेन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जेड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब लाइट वेव आती है यहाँ से, रिफ्लेक्ट होगी बराबर एंगल, तो रिफ्लेक्टेड वेव में जो है ये पाया गया कि जो ये डॉट वाला, मतलब जेड डायरेक्शन वाला डॉट हो जो है, ये डॉट से जो दिखा है, ये जेड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जेड डायरेक्शन का लाइट है, जेड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनेगा। और ये जो एरो वाला है, ये एक्स वाई प्लेन वाला एरो वाला जो है, ये ऐसे जो बनाया है, और इधर लाइट के परपेंडिकुलर वाला जो एरो है, तो ये एरो जो है एक्स वाई प्लेन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स वाई प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइट ऐसे आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइट प्रोपगेट करती है। ये दोनों एरो का मतलब समझ गया, एक्स वाई प्लेन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और डॉट का मतलब जेड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर वाला, ऐसे वाला, इधर जेड एक्सिस हो तो जेड एक्सिस वाला। तो रिफ्लेक्टेड वेव में क्या हो जाता है कि ये जो जेड डायरेक्शन वाला है, ये जो है स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता है। अब किसी भी एंगल पे देंगे तो 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी भी एंगल पे देंगे तो, लेकिन ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, ये जेड डायरेक्शन वाला है डॉट वाला,
और इस एरो को भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं। जितना बना है एरो के साइज और डॉट के साइज से आप आइडिया लीजिएगा। तो ये जो डॉट है इतना बड़ा, तो समझिए उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा छोटा डॉट यहाँ पे दिखा है, रिफ्लेक्ट हुआ। और इस डायरेक्शन वाला तो जो है बहुत छोटा हो जाता है, उस डायरेक्शन वाला स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट नहीं होता। इस तस्वीर से आप बोल सकते हैं कि डॉट का साइज जो है ये उसकी तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है। इन एरो उसकी तुलना में बहुत कम है। मतलब एक्स वाई प्लेन वाला लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है बहुत ज्यादा पोलराइज नहीं हुआ, 100% इसी साइज का निकलता है तो बोलते हैं कंप्लीटली पोलराइज्ड। और साइज रिड्यूस कर दिया मतलब लेस पोलराइज्ड। एक्स वाई डायरेक्शन लाइट इज लेस पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड था, ये रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस पोलराइज्ड, लेस पोलराइज्ड। और ये जो डॉट बता रहा था तुम्हारा जेड डायरेक्शन वाला, जेड डायरेक्शन लाइट इज स्ट्रांगली पोलराइज्ड, इज मोर पोलराइज्ड, मोर पोलराइज्ड। कौन सा? रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं। कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट करके भी जाती है, डेंसर मीडियम में जा रही है तो मुड़ के जाएगी। तो रिफ्रैक्टेड वेव के लिए पाया गया कि एक्स वाई प्लेन वाला जो था लाइट, वो जो है थोड़ा सा कम ही मुड़ते हैं। एक्स वाई प्लेन वाला जो लाइट था वो ज्यादा पोलराइज होता है, मतलब जितना साइज था उतने साइज का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, लगभग थोड़ा सा कम दिखा रहे हैं, उससे हल्का सा छोटा, इसके तुलना में बड़ा दिखाई एरो। और डॉट वाला बहुत छोटा दिखा दी। ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, तो ये रिफ्लेक्टेड वाले के लिए बोले हम। और रिफ्रैक्टेड वाले के लिए बोले, रिफ्रैक्टेड में क्या देख रहे हैं आप जरा देखिए, उस चीज को बोलिए। तो जो एक्स वाई प्लेन वाला है रिफ्लेक्टेड की तुलना में वो ज्यादा पोलराइज हुआ। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई डायरेक्शन का जो था रिफ्रैक्टेड लाइट इज मोर, मतलब एरो साइज थोड़ा ही कम रिड्यूस किए, ऑलमोस्ट सेम रखे। एक्स वाई डायरेक्शन रिफ्रैक्टेड लाइट इज मोर पोलराइज्ड। और ये जो जेड डायरेक्शन वाला था डॉट, जेड डायरेक्शन वाला जो था, जेड डायरेक्शन वाला जो था, जेड डायरेक्शन रिफ्रैक्टेड लाइट इज, refracted light is very less polarized. अब रिफ्लेक्टेड लाइट कभी भी 100% पोलराइजेशन नहीं होता है, तो पार्शियल पोलराइजेशन होता है रिफ्लेक्टेड का। और रिफ्लेक्टेड वाला जेड डायरेक्शन वाला ऑलमोस्ट 100% हो सकता है। उसी के लिए एक लॉ दिया गया कि अगर ये एंगल आई का वैल्यू खास तरीके से हो जाए, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, अगर ये एंगल का वैल्यू tan इनवर्स म्यू हो जाए, ये एंगल का वैल्यू tan इनवर्स म्यू हो जाए अगर, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, तब हम लोग को ये पता चलता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट का ये जो जेड डायरेक्शन में रहता है कंप्लीटली पोलराइज होता है। मतलब जो इसका साइज है वो वही साइज का लाइट मतलब निकल जाएगा, पूरा सेम एम्पलीट्यूड का जेड डायरेक्शन वाला। तो 100% पोलराइजेशन उसको बोलेंगे। तब उसको क्या बोलेंगे? 100% पोलराइजेशन। तो पहले इसको नोट कर लिए, फिर उसके लिए बना देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं जल्दी से, फटाफट नोट कीजिए। 100% पोलराइजेशन के लिए लॉ हुआ कि अगर आई का वैल्यू tan इनवर्स म्यू हो जाए तब 100% पोलराइजेशन हो जाए। इसको नोट कीजिए जल्दी। मिटाना है तो ओके बोलिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस, खास तरह का एंगल लेंगे। इफ आई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू,
म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ऐसा अगर वैल्यू हो जाए आई का, खास एंगल लिए, जितना म्यू दिया रहा है उसके हिसाब से आई सेट करना पड़ेगा, तब ये पाया जाता है कि ये जो जेड डायरेक्शन वाला लाइट है, ये डॉट वाला, ये कंप्लीटली जो है, जितना साइज उसका था उतना ही साइज इसका भी, वो जितना साइज था वही साइज उसका भी है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। ये जितना बड़ा है एग्जैक्टली उतना ही बड़ा जो है रिफ्लेक्टेड लाइट निकलेगा। 100% पोलराइजेशन हो गया जेड डायरेक्शन वाला लाइट। तो जेड डायरेक्शन लाइट इज कंप्लीटली, जेड डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। इस फिगर में देख रहे हैं कंप्लीटली पोलराइज्ड। व्हेन tan I इक्वल टू म्यू हो जाए, और ये वाला कंप्लीटली पोलराइज कभी भी नहीं होता, रिफ्लेक्टेड वाला कंप्लीटली पोलराइज कभी नहीं होता। रिफ्लेक्टेड लाइट इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज। इसमें लिख देते हैं रिफ्लेक्टेड, इस केस में भी रिफ्लेक्टेड लाइट इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज। एक्स वाई प्लेन वाला ज्यादा पोलराइज होगा, मतलब जितने साइज का उतने साइज का लगभग निकलेगा, और जेड डायरेक्शन वाला तो बहुत कम, नहीं के बराबर। लाइट इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज। इस लॉ का स्पेशल नाम है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं इसको बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। क्या हो गया ब्रूस्टर लॉ? यहीं से tan म्यू इक्वल टू tan I इक्वल टू म्यू। अब आप जानते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप पढ़े थे, तो आप जानते हैं tan I इक्वल टू म्यू कब आता है? जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। स्नेल्स लॉ से निकाल के देखिए tan I इक्वल टू म्यू का मतलब क्या बोलिए आप, यहाँ से देखिए sin I बाई cos I इक्वल टू म्यू। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते तो क्या लिखते हैं? 1 sin I इक्वल टू म्यू sin R, यही लिखते हैं यहाँ। अब वहां से आपका जो है sin I का वैल्यू म्यू cos R आ जा रहा है, cos I आ जा रहा है, ये वाला वैल्यू म्यू cos I आ जा रहा है, बराबर म्यू sin R, ऐसा हो जा रहा है। tan I इक्वल टू म्यू लिखने से 1 sin I इक्वल टू म्यू sin R ये वाला है, तो ये म्यू म्यू कट गया, तो cos I इक्वल टू sin R आ गया। अब ये R का वैल्यू कितना है ताकि इसके बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस R। इसका मतलब cos cos काट दीजिए तो I इक्वल टू 90 माइनस R, I इक्वल टू 90 माइनस R, तो I प्लस R इक्वल टू 90 हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल अगर 90 हो जाएगा तब tan I इक्वल टू म्यू हो जाएगा। ये स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं, तब tan I इक्वल टू म्यू हो जाए। तो इतना जो रिफ्लेक्ट किया है और रिफ्रैक्ट किया है, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तब tan I इक्वल टू म्यू ब्रूस्टर्स लॉ वाला कंडीशन हो जाएगा। उस समय ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो यही था पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब पोलराइजेशन स्कैटरिंग के थ्रू भी पोलराइज लाइट हम लोग ऑब्टेन करते हैं, लिख लेते हैं उसको भी। ये था डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन पोलराइज लाइट फ्रॉम अनपोलराइज लाइट। ये सिंबल था अनपोलराइज लाइट का, और ये पोलराइज लाइट दिए कि भाई जेड डायरेक्शन वाला कंप्लीटली पोलराइज्ड हो। ये बहुत सारे डायरेक्शन में लाइट है, एक खास डायरेक्शन में लाइट आ गई। नोट करके ओके लिखिए। तो थोड़ा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो आप देखिए स्कैटरिंग और लाइट होता क्या है। स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन में फर्क है, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन में फर्क है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इधर पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग होता है कि भाई सन से जो लाइट आ रही है, सन से जो भी लाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं
डस्ट पार्टिकल सब, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल सब, गैस के पार्टिकल सब है, तो वो सब जो है लाइट को फोटोन के साथ वो टकराता है जब, तो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही कम टाइम में फिर एब्जॉर्ब करके तुरंत छोड़ता है। एब्जॉर्ब करके रख लिया पूरा एनर्जी, तब तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी का इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेना। तो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाता है, इंस्टेंटेनियसली वो अलग अलग डायरेक्शन में री रेडिएट करता है। तो री रेडिएशन ऑफ लाइट है, री रेडिएशन ऑफ लाइट जस्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। तो सन से जो लाइट आ रही है, कोई एटॉमिक पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करके फिर हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उसको री रेडिएट कर देती है, उसको उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। जस्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन लिख दे, जस्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जस्ट आफ्टर मतलब वो टाइम नेग्लिजिबल टाइम होता है, तुरंत री रेडिएट करता है, एब्जॉर्ब करके अपना इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, इंटरनल एनर्जी जो एब्जॉर्बिंग बॉडी है उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, इसमें इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा, तुरंत रेडिएट कर देता है। उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग एंगल जो होता है, रेलिक क्राइटेरियन बोलते हैं इसको। स्कैटरिंग एंगल जो है, रेलिक्स लॉ भी बोलते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ² होता है। तो कितने एंगल पे रेडिएट कर रहा है वो वेवलेंथ पे पावर 4 का इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विजिबल लाइट का रेंज देखें हम लोग, विजिबल लाइट में हम लोग देखें कि भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता था, सबसे कम ऐसा है। तो जैसे इधर से उधर जाते वेवलेंथ बढ़ते जाता है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग एंगल कम होगा, उसका स्कैटरिंग लेस होगा। मोर होगा अगर वेवलेंथ जिस लाइट का, उसका स्कैटरिंग कम होता है। इसलिए रेलवे सिग्नल वगैरह में रेड कलर का लाइट बनाया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा छितराएगा नहीं, डिफ्यूज नहीं हो। ज्यादा वेवलेंथ होगा रेड वाले का स्कैटरिंग, तो फोकस्ड रहेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, इसलिए रेड कलर यूज किया था। आसमान का कलर ब्लू क्यों है? तो भाई ब्लू वाला जो है, देखिए ये लो वेवलेंथ वाले रेंज में जा रहे हैं, इधर से वेवलेंथ घटते चला जा रहा है। ब्लू वाला लो वेवलेंथ रेंज में स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा, तो ब्लू कलर मोर पाया जाता है, इसलिए उसका स्कैटरिंग एंगल ज्यादा है, तो छितरा के सब आसमान ब्लू दिखता है, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है हम लोगों को, तो ज्यादा वो जो है स्कैटर्ड हो जाता है, तो स्काई ब्लू दिखता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्काई ब्लैक दिखेगा, लाइट स्कैटर होकर के पहुंचेगा नहीं आसमान में। अगर पूरा वैक्यूम कर दें और कुछ 20 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, तो वहां पे मान लीजिए या बारिश उरिश हो गया, 10.5 पार्टिकल खत्म हो गया, तो स्कैटरिंग का असर कम हो जाता है, तो स्काई ब्लैक दिखने लगता है। यही स्कैटरिंग है। अब सन से लाइट निकल रही है, अनपोलराइज्ड लाइट है, हर डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक जेड डायरेक्शन वाला, एक्स वाई प्लेन वाला, जेड डायरेक्शन वाला, एक्स वाई प्लेन वाला, इस तरह से लाइट बनाए। अब किसी एटॉमिक पार्टिकल से टकराया, एक पार्टिकल से ये टकराया लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट इसे टकराया, इंस्टेंटेनियसली एब्जॉर्ब करके हर एक डायरेक्शन में छोड़ता है। तो जो लाइट 90 डिग्री पे छोड़ेगा, इससे 90 डिग्री पे जो लाइट स्कैटर हुआ, स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री हो गया। ये इंसिडेंट था, और ये एटम से टकराने के बाद वो हल्का एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके रेडिएट किया इंस्टेंटेनियसली। और स्कैटरिंग एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, तब इसमें जो सारे जेड डायरेक्शन में लाइट, पोलराइज लाइट आपको मिलेगी, सब पोलराइज लाइट मिलेगा। ये डॉट 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 मतलब जेड डायरेक्शन में लाइट मिलेगा, इसको बोलते हैं पोलराइज लाइट। तो जो 90 डिग्री वाला लाइट है वो पोलराइज लाइट हम लोग को मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये सब चीज इतना दिमाग में रखिए, इससे सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन जाएगा।
ओनली 90 डिग्री डायरेक्शन में जो रेडिएट हुआ वो उसका जो है लाइट जेड डायरेक्शन में सारा लाइट पोलराइज्ड है, तो वो पोलराइज्ड लाइट मिलता है आपको। तो स्कैटरिंग की मदद से भी पोलराइजेशन होता है ना। और भी बहुत सारा मेथड सब है, जैसे आप देख रहे थे कि भाई बार बार रिफ्लेक्ट करवा रहे थे लाइट रे को, तो आपका एक्स वाई प्लेन वाला जो है रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में एक्स वाई प्लेन वाला जो है लाइट कम पोलराइजेशन उसका होता था, जेड डायरेक्शन वाला ज्यादा पोलराइज होता था। तो 4, 5, 10 बार जो है कि अगर आप बार बार वही पैरेलल लगा देंगे मटेरियल पोलराइजर, तो धीरे धीरे रिफ्लेक्शन स्लैब से करवा दिया 5-10 बार, तो धीरे धीरे एक्स वाई प्लेन वाला खत्म हो जाएगा, खाली जेड डायरेक्शन वाला लाइट स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड लाइट आपको मिलेगा। तो 100% पोलराइजेशन उससे करा सकते हैं। निकोल प्रिज्म से भी पोलराइजेशन किया कराया जाता है। और भी बहुत सारे मटेरियल मार्केट में उपलब्ध हैं जिसके चलते पोलराइजेशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इतना काफी है आपके लिए स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस के सिलेबस में यह है नहीं। चलिए अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करें कि कल स्टार्ट करें मॉडर्न फिजिक्स? तब कल लिख के भरमार कर दिए। कल तो बेसिक वही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला चैप्टर शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए कल बताएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक्सरे है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सेमीकंडक्टर है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही हम लोग डी ब्रॉगली थ्योरी को पढ़ लेंगे कि लाइट वेव का कैरेक्टर भी शो करता है, पार्टिकल का भी कैरेक्टर शो करता है। उसी में हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलने का मतलब डी ब्रॉगली थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये एक साथ पढ़ लेंगे। फिर उसके जस्ट बाद हम लोग एक्सरे पढ़ेंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ लेंगे। और द न्यूक्लियस करके अलग से है जिसमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे और न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन उसको देखेंगे। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। और क्यू फैक्टर क्या होता है, वो सबको हम लोग निकालेंगे। क्यू वैल्यू फैक्टर नहीं, क्यू वैल्यू, तो उन सबको निकालेंगे हम लोग। तो न्यूक्लियस वाला सवाल, तब तक आप क्वेश्चन पेपर आज जाके देख लीजिएगा क्या लिख रहा है। केमिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 11 वाला, हाँ वही केमिस्ट्री जो चैप्टर 2 क्लास 11 वाला पढ़ा था वही। अब वो जो जितना वहां पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे ज्यादा पढ़ेंगे। तो वहां जितना पढ़ा वो तो तुम जानता ही है, रिवाइज करके आना एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अलावे क्या क्या है उस पर हम लोग फोकस कर लेंगे। जो वहां नहीं पढ़ा, जहां वो खत्म हो गया उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, जहां एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का खत्म हो गया उसके बाद हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। उसमें न्यूक्लियस